गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं नीट बायोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, और दूसरा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब तीसरा हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज उसी के आगे कुछ पढ़ेंगे। तो एक लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनके पीछे, और बेसिक जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक्सपेरिमेंट्स में अर्ली एक्सपेरिमेंट जो थे उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि कुछ का एग्जांपल, जैसे प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की बताते हैं, ऑक्सीजन प्यूरिफाई करता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इसी में इंजन हॉज का। इंजन हॉज का इंजन हॉज ने कहा था कि लाइट इज इसेंशियल, 2 हो गया। तीसरा इसके बाद आए थे वान सैच। वान सैच ने कहा था कि कोई ग्रीन कलर की बॉडी होती है जिसमें ये शुगर का निर्माण होता है और वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये शुगर स्टार्च की बात कहते हैं, ग्लूकोज स्टार्च की बात कहते हैं, ग्लूकोज। और फिर क्या, किसकी बात कहते हैं? स्टार्च की बात कहते हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, इंगलमैन। इंगलमैन इंगलमैन क्या कहते हैं? इंगलमैन ने क्या किया था कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रा करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। वो इंगलमैन का जो कॉन्सेप्ट था, जो दिए थे, वो ये था कि उन्होंने क्या लिया था कि एक एल्गी लिया था। एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा, ग्रीन एल्गी है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे, और ये पिगमेंट क्या करता था? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता था। तो ये क्या करता? फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता था, वाटर को, और ऑक्सीजन इवाल्व करता था। ये भी रीजन जो है ये करता था। अब इन्होंने सोर्स ऑफ रेडिएशन दिया और उसको एक प्रिज्म से पास कराया। जो प्रिज्म से पास कराया, तो प्रिज्म क्या किया कि विबग्योर में इसको चेंज कर दिया। विबग्योर में प्रिज्म क्या किया? विबग्योर में चेंज किया। तो ये देखा गया कि रेड रीजन में, और रेड के अलावा जो दूसरा रीजन है, रेड रीजन हो गया, और दूसरा क्या है? ब्लू रीजन में। रेड और ब्लू रीजन में ऐसे रीजन थे जहाँ पे ऑक्सीजन की इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रही है। इस ऑक्सीजन इवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा हो रही है, इसको चेक करने के लिए एंगलमैन ने क्या काम किया था कि उन्होंने जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके रिस्पायरेशन करते हैं, उसको क्या किया, यहाँ पे इसकी सस्पेंशन को यहाँ रखा। तो जहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगा बच्चों, वहाँ पे ही तो ये एरोबिक बैक्टीरिया जाएगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया किस रीजन में सबसे ज़्यादा गया? रेड वाले में और ब्लू रीजन में। इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रा किया कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो किस रीजन में होती है? ब्लू और रेड रीजन में। क्यों? कि मैक्सिमम रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ब्लू और रेड में मैक्सिमम ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होती है? तो कहोगे कि जो रिलेटिव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन करते हैं उसके बाद इवोल्यूशन जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहें एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रा तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का रिलेटिव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पिगमेंट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उसी में सबसे ज़्यादा क्या होगा? एक्शन होगा। तो क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, जैसे अगर ब्लू रीजन में अगर पिगमेंट कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, उसी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों एकदम क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एकदम अगर ओवरलैप कराओगे लगभग लगभग सिमिलर आएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिलेटिव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय ए पर्टिकुलर पिगमेंट इज सेम इन बोथ केसेस। तो इसी वजह से क्या होता है, एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मोर क्लोजली रिलेटेड होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट का हम क्या करेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे। पिस्टले, इंजन हॉज, वान सैच, इंगलमैन। तो ये जो एल्गी लिया था उन्होंने क्या लिया था? क्लाइडोफोरा। कौन सी एल्गी? क्लाइडोफोरा लिया था, और ये था एक ग्रीन एल्गी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा जाए कोई और साइंटिस्ट का एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, तो कहोगे वान नील ने। वान नील ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन जो होगा CO2 से, जब C6H12O6 बनेगा तो ये हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि C से H, ये H ऐड होगा तो उसको हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या होगा सोर्स? कोई हाइड्रोजन डोनर होगा, H+ डोनर भी तो होना चाहिए।
तो H+ डोनर ये कहें कि कोई भी कंपाउंड हो सकता है, H2O भी हो सकता है, H2S हो सकता है। इन्होंने कहा कि एक्चुअली H2A होता है, तो H2A की जगह क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये था, उन्होंने कहा अगर ये H2O होगा तो क्या O2 इवाल्व होगा, अगर H2S होगा तो ऑक्सीजन सल्फर इवाल्व होगा। तो अगर जिसमें O2 इवाल्व होगा उसको कहेंगे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और जिसमें सल्फर होगा उसको क्या कहेंगे, बिना ऑक्सीजन का एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये था 2 टर्म। तो वॉन लीन का ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने, ये तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पिगमेंट सिस्टम पढ़े थे। पिगमेंट को क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किए थे। पिगमेंट जो थे जिसमें कौन कौन से पिगमेंट थे, तो उसमें क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल के बाद क्या था, क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, और उसके बाद था क्या, कैरोटिनॉइड था, तीसरा कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड के 2 भाग थे, कैरोटीन और क्या, जेंथोफिल। तो इसमें से सबसे मेन जो था ये था, ये मेन था जिसमें क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता था। और ये सब जो थे तुम्हारे एसेसरी पिगमेंट थे। कैसे पिगमेंट थे, एसेसरी पिगमेंट थे। और यही जो थे ये काम करते थे एंटीना की तरह, एंटीना की तरह काम करते थे, जो लाइट को कैप्चर करने के लिए होते थे। तो ये क्या करते थे कि इसका जो अरेंजमेंट था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन स्पेक्ट्रम के बाद पढ़ा था पिगमेंट का सेपरेशन पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी से। उसके बाद हम लोग पढ़ा था जो होता है कि लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ा था, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ही ये पढ़ रहे हैं कि एंटीना होता है, उसमें क्या होता है, पिगमेंट जो होते हैं ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं। तो एक तरह का ये पिगमेंट हो गया, 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 और कुछ तरह के ये पिगमेंट हो गए, और कुछ तरह के ये पिगमेंट हो गए। तो इस तरह के जो है, और सेंटर में एक ही पिगमेंट ऐसा था जो कि क्या था, एकदम अलग तरह का है। वो पिगमेंट जो था तुम्हारा क्या है, क्लोरोफिल ए। ये वाला जो था, ये था तुम्हारा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, ये वाला जो पिगमेंट था ये क्या था, क्लोरोफिल ए। यही तुम्हारा जो था रिएक्शन सेंटर, यही वाला था। और ये सब जो थे एसेसरी पिगमेंट थे। और इसमें कौन कौन से होते हैं, तो कैरोटिनॉइड हो सकता है, जेंथोफिल, क्लोरोफिल बी, ये सब होते हैं। ये सब क्या करते थे कि जो सन की रेडिएशन या कोई भी लाइट की रेडिएशन आती थी, तो ये एनर्जी को इससे लेके ऐसे ऐसे करके फिजिकली ट्रांसफ़र करते थे, किसको, क्लोरोफिल ए को। और बचाते थे क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन ना होने पाए। जैसे अगर ये लाइट डायरेक्टली इस पर क्लोरोफिल ए पे केवल पड़ जाए तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोफिल ए का। अगर पूरी एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मान लो तुम क्लोरोफिल ए हो तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके जो सैनिक होते हैं एसेसरी पिगमेंट, वो कहते हैं कि हमको दीजिए, हम क्या करके उसको थोड़ा कम कम कर कर करके इसको देंगे। यहाँ एक बात याद रखना है, यहाँ कोई केमिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है, केमिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है, एकदम फिजिकल रेजोनेंस ट्रांसफ़र एनर्जी होता है यहाँ पे। तो ये क्लोरोफिल ए के पास जाता है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा तो उसको लेने वाला भी कोई होगा, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। अब अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज से, वो आज का ये है, वो नेक्स्ट हेडिंग है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, तो देखो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहीं भी तुम्हें अगर पढ़ने को मिले, कहीं अगर लिखा हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम आए तुम अपने दिमाग में कुछ बातें बैठा लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहीं चल रहा हो तो उसका मतलब ये कुछ ये बातें होंगी ज़रूर वहाँ पे। तो वो देखो हम बता रहे हैं कि क्या क्या है, उसको ट्रिक से समझोगे। पहला क्या है कि जब भी कभी अगर लिख दिया, अगर यहाँ पे लिख दिया कि मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है, जैसे यहाँ पे है, ये है देखो, जैसे अगर लिख दें यहाँ पे, मान लो हम लिख दें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो जाहिर सी बात है इसमें ना बहुत से ऐसे कंपाउंड लगे होंगे, कंपाउंड लगे होंगे एक सीरीज में। इसमें एक सीरीज में कुछ केमिकल कंपाउंड लगे होंगे जो एक सीरीज में लगे होंगे, जिसमें क्या होगा कि जैसे कि साइकिल नहीं खड़े होते 1 2 3 4 5 6 स्टैंड में, तो ऐसे लगे होते। एक इसको देगा इलेक्ट्रॉन तो ये इसको दे देगा, फिर इसको दे देगा, फिर इसको देगा, फिर ऐसे ऐसे। तो ये एक तरह का क्या बनाया है, चेन बनाया है। क्या बनाया, चेन। जैसे कि कहीं देखा होगा कि मान लो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। अब यहाँ से इसने एक ईंटा उठाया, ईंट को उठाया, ये इसको दे दिया, ये इसको दिया, फिर ये इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। तो अगर पूछा जाए कि 1 2 3 4 5 6 इसमें जो है लोडेड कौन है, तो जिस समय जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही लोडेड होगा।
तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ जान जाना है कि अगर कोई भी सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कर रहा है। एक चीज़ और जान जाओ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट ये भी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का ऐड करने को भी क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो ये कुछ बातें समझ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ भी आया तो कहोगे कि एक चेन में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल लगे होंगे एक सीक्वेंस में, चेन की तरह, और उस चेन में क्या होगा कि एक ने कुछ उठाएगा, कुछ लेगा, दूसरे को देगा, दूसरे को देगा, तो वहाँ ईंट की जगह पे ये जो चेन में लगे हुए हैं ये सब क्या होंगे? वो तुम्हारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बच्चों अगर पूछा जाए कि ये सब हवा में ऐसे उड़ते रहेंगे तो कहोगे नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहीं ना कहीं वो एक स्टेबल सिस्टम होता है, तो कहीं ना कहीं उसको बाउंडेड कहीं स्ट्रक्चर में होंगे। तो तब सबसे पहली बात आएगी, तो ये जैसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मान लो हम इसी में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो कहाँ होगा? इसके मैट्रिक्स में होगा। मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है ये, और ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? मैट्रिक्स है। अगर हम ये पूछे कि बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो किस में होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर पूछा जाए कि किस में होगा, मैट्रिक्स में, फ्लूइड में जो है उसमें होगा कि मेम्ब्रेन में होगा, तो तुम्हें एकदम यहाँ पे एक बात बतानी होगी कि जितने भी ये सीरीज में ये जो मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं 1 2 3 4, जो एक इलेक्ट्रॉन को लेके दूसरे की तरह, जैसे ये ईट को ये सब बंधे होते हैं, ऐसे मूव नहीं करते हैं फ्लूइड में, ये बंधे होते हैं। तो बंधे रहने के लिए इनको चाहिए क्या? एक मेम्ब्रेन। तो क्या इससे कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है एक सीरीज ऑफ कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन, वो सीरीज ऑफ अरेंजमेंट होता है कंपाउंड्स का, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, देते हैं, लेते हैं, देते हैं, इस तरह से करते जाते हैं। दूसरा, वो जो कंपाउंड्स का सीरीज में अरेंजमेंट होता है किसी मेम्ब्रेन में धसे होते हैं, किसी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब ये होगा, जब भी कभी पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए क्यों इतना इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ा जा रहा है, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन अब कहें कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन हम मूव भी करा दे रहे हैं, चलो मूव करा दिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिए, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बहुत ही मतलब अच्छा संबंध होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर से इधर की तरफ, तो प्रोटॉन का क्या करता है? पंप करता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो प्रोटॉन क्या होगा? पंप करता है। मतलब समझ जाओ कि अब एक जितना बेसिक अभी तक पढ़े हो, समझे हो अभी तक, उसी से हम बता रहे हैं। ये तुम्हारा एक मेम्ब्रेन था, क्लियर? मेम्ब्रेन में ही तुम्हारा ये मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन में ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये एक ट्रांसपोर्टर, ये हो गया, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सीरीज में लगे, जैसे कि इंसान बताए थे, आदमी लगे थे, ईंट को ले जा रहे थे यहाँ से। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देना है इसको, तो इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ से दे दो चाहे यहाँ से दे दो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इसी का होगा। इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो क्या था? एनर्जी का जो सोर्स होगा वो क्या होगा? सन रेडिएशन था। मान लो कोई भी एनर्जी का सोर्स हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पंप कर, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और सब किससे बाउंड है? ये मेम्ब्रेन से बाउंड है। जितना भी ट्रांसपोर्टर थे वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी फ्लूइड में नहीं है, यहाँ अंदर जो फ्लूइड है उसमें नहीं है। ये किसको इलेक्ट्रॉन दिया? इसको दिया, फिर ये किसको दिया? फिर इसको दिया, ये फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, ये किया। कहा कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कहोगे जैसे ये इलेक्ट्रॉन देता है इसी के कंपनसेशन में प्रोटॉन जो होता है बाहर से पंप होकर अंदर आ जाता है। बस इतनी बातें याद रखनी है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? तो कहोगे कि इसमें एक सीरीज ऑफ कंपाउंड लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल के बैलेंस के पोटेंशियल के बैलेंस पे होते हैं, वो लगे होते हैं सीरीज में। इलेक्ट्रॉन शुरू होता है और अंत हो जाता है कहीं पे, वहाँ पे चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक्चुअली प्रोटॉन का पंप हो जाता है इनसाइड द। अब यहाँ देखना है कि देखो कितना कहने को तो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से अब हम इसको ध्यान, हम पहले किसको ध्यान दे रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अब हम किसको ध्यान दे रहे हैं? प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब क्या होगा? प्रोटॉन पंप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अल्टीमेटली जैसे अगर मान लो कि हम साइकिल चला के कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने, तो अगर साइकिल चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है?
तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज़्यादा जरूरी है कि प्रोटॉन का पंप होना है। तो क्योंकि प्रोटॉन प्रोडक्ट तो हमारा पढ़ने जा रहा है, तो प्रोडक्ट तो वो है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोटॉन का पंप होना भी तो एक प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा उसके उसी के कंसिक्वेंस में, उसी के कंपनसेशन में प्रोटॉन जो होता है बाहर से कहीं से भी पंप होके अंदर आ जाता है। तो अब हम क्या समझें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेटली प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है। ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसी मेम्ब्रेन में ही चलेगा, इससे एकदम कंफर्म हो गया कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टर लगे होंगे, तो वो सारी जाहिर सी बात है कि ये किसी मेम्ब्रेन में ही होंगे। ये इतना क्लियर है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस तरह से है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस कंसर्न में अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कंसर्न में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करता है। और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आए, प्रोटॉन पंप आए, तो वहाँ एक चीज़ और याद रखना, अभी तो वो आगे थोड़ा पढ़ना है, लेकिन एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ होगा तो पहला तो एक क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर भी इसको कहते हैं। एक पहली बात हो गई। दूसरा क्या होगा, उसमें प्रोटॉन का पंप होगा। प्रोटॉन का क्या होगा, पंप होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस लिए हुआ, प्रोटॉन के पंप के लिए हुआ। तीसरा जो होता है, इसी की वजह से एटीपी सिंथेसिस होगी। इसी की वजह से क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो ये तीन मेन बातें आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना तो मेम्ब्रेन मस्ट होना चाहिए। प्रोटॉन का पंप होगा, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोटॉन का पंप होगा। ये हो गया। एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब ये सब कैसे बातें होंगी आगे अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो होता है कि अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के टर्म में पढ़े, तो अगर मान लो ये जो तुम्हारा था ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इसमें हम लोग बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर। इसी में तुम्हारा था ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये जो था स्ट्रोमा लैमिनी कह रहे थे इसको स्ट्रोमा लैमिनी कह रहे थे, क्योंकि स्ट्रोमा में पाया जाता है। स्ट्रोमा लैमिनी, इसको कहेंगे स्ट्रोमा लैमिनी, और इसको क्या कहेंगे, थैलाकॉइड। तो जितने पिगमेंट थे सब इसी में थे, इसी वाले में। तो ये जो हम तुम्हें को ये बताया था कि ये सीरीज ऑफ ट्रांसपोर्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन की, ये सब सारे इसको बाहर निकाल लो, इसी तरह के होंगे। तो इसके अंदर देखो थैलाकॉइड, ये एक थैलाकॉइड है, ये एक थैलाकॉइड है। इसके अंदर थैलाकॉइड लूमेन, ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इधर इसके ऊपर वाले जो रीजन, ये सब जो रीजन हो गए, देखो ये सब क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है। तो क्या हो गया, थैलाकॉइड लूमेन हो गया, स्ट्रोमा हो गया, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर था थैलाकॉइड का। इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर फोटोसिंथेसिस के कंसर्न में बात करें तो कहाँ चलेगा, तो कहोगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होगा, थैलाकॉइड में ही, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा। इसमें अब हम एक स्कीम पढ़ते हैं जिसका नाम है जेड स्कीम। क्या नाम है, जेड स्कीम। तो जेड स्कीम में पढ़ते हैं और वो देखते हैं एनसीईआरटी का क्या कंसर्न है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टर्म में। तो देखते हैं आगे एनसीईआरटी से हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि यहाँ तक पढ़ लिए थे, लाइट रिएक्शन के तक पढ़ लिए थे। तो लाइट रिएक्शन में देखो क्या क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन में पूछा जाए लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है, तो पहला बताओगे कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो जो होता है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहला बात होगी। दूसरा क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। ये हो गया। तीसरा जो काम होता है ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। चौथा क्या होगा, एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ये चार लाइन याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, एटीपी। इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है कि वाटर स्प्लिटिंग होता है। तो याद रखना कि सबसे पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये सब जो होते हैं पिगमेंट होते हैं, ये प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं, किसी मेम्ब्रेन में होते हैं, वही जो बताया था। तो ये मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो D1 D2 प्रोटीन होते हैं, उससे होता है। और PS1 PS2 किसके टर्म में है, PS1 होगा जिसमें P मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन P700, PS2 उसे कहेंगे जिसमें P क्लोरोफिल A का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 पे होता है, उसको हम क्या कहेंगे, PS2 कहेंगे।
ये PS1 PS2 इस वे से है कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी में सबसे पहले PS1 खोजा गया था और PS2 जो होगा बाद में खोजा गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं PS1 और PS2। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो असली बात पढ़नी थी वो। तो कुछ जो अभी पढ़े हो उसको अप्लाई करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, तो कहोगे कि किसी ने मेम्ब्रेन में कहीं बाउंडेड होगा, कुछ वो होगा। तो देखो द फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मैक्सिमम कितने वेव ऑब्जर्व करता है, 680 अभी लिखे हैं वेवलेंथ, रेड लाइट जिसे कहते हैं, रेड लाइट में होता है वो। causing the electron to become excited to jump into the orbit further the atomic nucleus, वहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विच पॉसेस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ साइटोक्रोम, मतलब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ये क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ थैलाक्वाइड था, थैलाक्वाइड को हम लोग क्या किए थे, बाहर निकाले थे। थैलाक्वाइड को बाहर निकाल के हम लोग यहाँ कहे थे कि देखो इसी में जो होता है, ये थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही जो जैसे ये थैलाक्वाइड था, ये थैलाक्वाइड लूमेन हो गया, ये वाला थैलाक्वाइड लूमेन, और इसी की मेम्ब्रेन में यहीं पे होता है फोटो सिस्टम 2 है, और इसी की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 1 है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट है, और इसके बीच में साइटोक्रोम है इसी मेम्ब्रेन में ही। अब ये हो सकता है कि जैसे कि ये थैलाक्वाइड हो गया, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन हो गया, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन हो गया, इसमें ये हो सकता है कि ये जो कुछ रीजन जो इधर टूवर्ड्स द स्ट्रोमा की साइड पाया जाता हो, कुछ जो होगा थैलाक्वाइड लूमेन के साइड पाया जाता हो कुछ। तो इसमें देखो ये PS2 हो गया, यहाँ पे PS1 हो गया, और इसमें बहुत से साइटोक्रोम होते हैं। तो यही देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका किसका कंसिस्ट होता है, देखो PS2 PS1 साइटोक्रोम PC ये सब मेम्ब्रेन में होते हैं, किसके, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। तो ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में ही ये सब सारे सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डाउन हिल। अब ये कह रहे हैं कि जो ये बताया है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, ये एक्चुअली कहाँ हो रहा है, ये यही देखो जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये था तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये था तुम्हारा थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड को बाहर निकाले थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में, थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में तुमने यहाँ देखा कि यहाँ पे PS2 है, इसको सही से कर लें, यहाँ पे तुम्हारा PS2 है, ऑटो करेक्ट कर दे रहा है, यहाँ पे तुम्हारा PS2 है, यहाँ PS2 है, और ये वाला देखो ये वाला, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब क्या, साइटोक्रोम B यहाँ पे है इसी मेम्ब्रेन में, और दूसरा क्या है, PS फर्स्ट यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हैं, इसी का सेक्शन व्यू है, इसको बड़ा करके ये दिखाया गया, ये यहाँ से यहाँ तक। ये क्या था, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या था, थैलाक्वाइड, ये क्या था, थैलाक्वाइड, अब ये भी थैलाक्वाइड है, उसका मेम्ब्रेन है। तो ये सारी चीज सिस्टम जो यहाँ से यहाँ तक पाया जा रहा है, ये किस में पाया जा रहा है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि ये सारी जो सिस्टम है वो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब अगर पूछा जाए थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के, इस मेम्ब्रेन के इसी में ये सारे हैं, तो इसके ऊपर वाले जैसे इधर वाले सिस्टम को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रोमा, और नीचे वाले को कहेंगे थैलाक्वाइड लूमेन, ये वाला इसको थैलाक्वाइड लूमेन, ये स्ट्रोमा हो गया। तो इस तरह से हमको ये समझना है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो एक सीरीज ऑफ जो साइटोक्रोम इन सब के सीरीज में वो क्या होता है, चलता है, ऑपरेट होता है। तो उसमें देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो एंटीना था और क्लोरोफिल ए जो होता है एक्साइटेड है, लाइट आई तो ये ध्यान देने वाले से पहला, मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो पहला और दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे आई क्लोरोफिल ए पे पड़ेगी तो एक्साइट कर देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी क्लोरोफिल ए पे पड़ेगी, ये भी एक्साइट कर देगा। अंतर दोनों में क्या है, तो इसका जो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम 700 पे ऑब्जर्व करता है, इसका क्लोरोफिल जो है मैक्सिमम P680 पे ऑब्जर्व करता है। पहले ये खोजा गया था, बाद में ये देखा गया कि इसमें एक कंटिन्यूअस शुरुआत यहाँ से हो रही है। जैसे ही लाइट आती है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे भी उड़ता है, मतलब जंप कर जाता है, इससे भी जंप कर जाता है। कहने का ये मतलब है कि दोनों प्रोसेस 1 और 2 दोनों एकदम साइमल्टेनियसली होती है। कैसे होती है, मतलब एक साथ होती है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि पहले लाइट यहाँ आएगी तो इसको, क्योंकि लाइट तो दोनों पे एक साथ पड़ेगी और दोनों एक साथ क्या होगा, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब PS2 पे ही जो होता है वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, यही है। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये सब थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। जैसे ये मेम्ब्रेन था, इसके ऊपर क्या है, ये स्ट्रोमा था, और ये जो था थैलाक्वाइड लूमेन।
तो इसी में हो रहा है। तो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे NADPH2 है, तो ये किधर की तरफ है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, और ये सब ये वाला जो है टुवर्ड्स द किधर है, थैलेकॉइड लूमेन की तरफ है। तो ये अरेंजमेंट है। और ये जो स्कीम है देखो इस तरह से गया अप हिल, नीचे से ऊपर जाएगा इसको क्या क्या अप हिल, ऊपर से नीचे आएगा तो डाउन हिल, फिर किसी तरह अप हिल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अप हिल डाउन हिल, ऐसे करते करते एक तरह का जेड की तरह हो जाता है स्कीम, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम। क्या कहते हैं, जेड स्कीम। जेड स्कीम क्या होता है कहोगे, फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। वो एक जेड की तरह सीरीज में जो उसके ट्रांसपोर्टर थे, अभी हमने क्या पढ़ा कि इसको ट्रांसपोर्टर ऐसे जो बताया था कि ईट इसको देना, ईट इसको देना, तो एक सीरीज में दिखाया था कि एक एक करके, लेकिन एक्चुअली वो अरेंज किस वे में होता है, जेड की तरह होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर पोटेंशियल पे जाएगा फिर नीचे आएगा नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, जेड स्कीम। यही सारी बातें यहाँ लिखा है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज टू पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन बट पास थ्रू द पिगमेंट फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये असल में इसमें जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर फाइनली फोटो सिस्टम 1 को जाएगा। साइमल्टेनियसली, देखो यही बात लिखा है, साइमल्टेनियसली का मतलब कि जिस समय इसमें आएगा लाइट उसी समय इसमें भी आया। तो एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गैप खाली हो गया, तो इसको आने के लिए 2 फोटान की जरूरत पड़ती है। फोटान, प्रोटॉन नहीं, फोटान लाइट की, तो 2 फोटान की जरूरत पड़ती है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर PS1 आल्सो एक्साइटेड, इससे भी एक्साइट होगा। सबसे पहले तो एक्साइट किससे हो रहा है, ये कह रहा है कि दोनों लाइट है तो इससे भी एक्साइट हुआ एक ही साथ। साइमल्टेनियसली जो हो रहा है, इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो यहाँ गैप हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ कोई सप्लाई करने वाला नहीं था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो यहाँ फिर गैप हो गया। इसकी गैप को पूरा कौन कर रहा है, ये कर रहा है, वाटर कर रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग, जिसको क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट यूज होते हैं Mn, क्लोराइड, कैल्शियम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा Mn है, इसी पे जो होता है वर्क करता है। तो फोटोलिसिस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, तो इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब जो ये गैप इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से क्लोरोफिल ए से जंप किया, उसको सप्लाई कौन करेगा, वाटर करेगा। जैसे ये जाता है यहाँ पे आता है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर ये अप हिल को जाएगा, और ये फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, फिर वो क्या काम करेगा कि इसको NADP को इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में NADPH2 बन जाएगा। ये इस तरह से क्या करता है, ये जेड स्कीम चलता है। तो ये जो इसमें रेडॉक्स पोटेंशियल, दीज इलेक्ट्रॉन मूव डाउन हिल अगेन द टाइम मूवमेंट मॉलिक्यूल एनर्जी रिच, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना देते हैं इसमें। दिस होल स्कीम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 से स्टार्ट होता है और ख़त्म किस पे होता है, ये NAD। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ और एक्सेप्ट कौन किया, NADP+। तो ये जो होगा, ये बताओ NADP+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका हम क्या बताए थे, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसको क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो गया, तो इसके पास क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर होगी। ये NADP हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, रिड्यूस हो गया है, तो ये रिड्यूस्ड कंपाउंड है। द होल स्कीम ऑफ जेड स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2 अप हिल, पहले अप हिल जाता है, फिर डाउन हिल आया, फिर ट्रांसपोर्ट चेन PS1 में जाता है, फिर इसके बाद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अनदर एक्सेप्टर यहाँ पे गया, फाइनली डाउन हिल NADP, फिर यहाँ डाउन हिल गया, तो रिड्यूसिंग इट्स NADP कॉल्ड जेड स्कीम, इसको जेड ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से होता है, और सीक्वेंस इन द रेडॉक्स पोटेंशियल, द शेप ऑफ फॉर्म व्हेन द ऑल कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाए कि ये बताइए कि ये दोनों हैं, जैसे यहाँ पे क्यों यहाँ पे LHC दिखाया और इसके जस्ट ऊपर यहाँ दिखाया, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। इसका ये मतलब है कि इन दोनों में रेडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस है। LHC PS2 में जो है रेडॉक्स पोटेंशियल दूसरा है, PS1 में रेडॉक्स पोटेंशियल दूसरा है, और इसमें रेडॉक्स पोटेंशियल दूसरा है। इसी वजह से इसका जो सीरीज ऑफ अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखाया है। इसका ये मतलब नहीं कि यहीं पे लगा दें, इसीलिए जो अगर हम इसको रेडॉक्स पोटेंशियल के पूछा जाता है कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लोरोप्लास्ट वाले में ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो किस में अरेंज होते हैं, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। तो वो किस बेसिस पे अरेंज होते हैं, तो कहोगे रेडॉक्स पोटेंशियल की बेसिस पे अरेंज होते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की बेसिस पे अरेंज होते हैं। तो ये बताना यहाँ जरूरी है। अब आ जाते हैं वाटर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में वही है, सिंपल सी बात है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। कैसे होती है, तो देखो ये है तुम्हारा, ये था, अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से ही हम लोग पढ़ते हैं, अब केवल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन था, तो यहाँ पे PS2 था। PS2 थ्रूअर्स किधर की तरफ, इधर का जो रीजन होता है नीचे की तरफ होता है, थैलेकॉइड लूमेन,
थैलाकोइड लूमेन की तरफ PS2 का होता है सेंस। तो PS2 में ही क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, PS1 में नहीं होती है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहीं पे होगी। तो फोटोलिसिस में क्या होगा, ये जो है वाटर स्प्लिट हो जाएगा, 2H2O चेंज हो जाता है 4H प्लस और O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस सप्लाई जो गैप क्रिएट हुआ था लाइट एक्साइटेशन के बाद, उसमें चला जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट था वो कौन कौन सा था, तो क्या था, कैल्शियम क्लोराइड में Mn। इनमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो होगा, अब यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन का वो हो रहा है, तो यहाँ पे जो था तुम्हारा क्या था, ये क्या था, स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा है, और ये यहाँ पे थैलाकोइड लूमेन। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो प्रोटॉन कहाँ बढ़ेंगे, स्ट्रोमा में बढ़ेंगे कि ल्यूमेन में, तो कहोगे थैलाकोइड लूमेन में बढ़ेंगे, क्योंकि ये PS2 है जो थैलाकोइड लूमेन की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए जो फोटो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है तो वह किधर होती है, थैलाकोइड लूमेन होती है। वही बात करते हैं, देन वेयर इज द प्रोटॉन आउट फॉर्म लाइकली टू रिलीज, तो कहोगे थैलाकोइड लूमेन में, इन लूमेन, ना कि आउटसाइड मेम्ब्रेन, नहीं, इधर नहीं होगा, इसमें होगा। अब आता है फास्फोराइलेशन, जिसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। लिविंग सिस्टम में अगर कहीं भी, या लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग भी हो, अगर कहीं भी अगर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी फॉर्मेशन हो रहा है, ATP फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या होता है, तो कहोगे फास्फोराइलेशन जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो फास्फोराइलेशन जो होता है वो कैसे होता है, देखते हैं। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन में पहला जो हो गया, इसमें हम ये बता देंगे ATP सिंथेसिस हो रही है, तो किससे होगी, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल जाए और क्या बन जाए, ATP, इसको कहेंगे फास्फेट, फास्फोराइलेशन। अगर हम ये कहें कि जो ATP सिंथेसिस है इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी अगर होगा, लाइट होगा एनर्जी, तो उसको कहेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये कितने तरह का होगा, फास्फोराइलेशन में ATP का बनता है, और इस ATP का फॉर्मेशन को कहते हैं। इसमें जो होता है पहला जो होगा फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन राइलेशन, जिसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी चाहिए इसको। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये जो होता है, ये थोड़ा सा जो यहाँ पे होता है, ये फोटोसिंथेसिस में होता है, ये जल्दी होता है किसमें, रिस्पायरेशन के केस में। अभी ये पढ़ेंगे हम लोग आगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसमें जो होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो ATP इसमें भी बनेगा, लेकिन क्या होगा, ऑक्सीडेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉक, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉक, इसकी वजह से क्या होता है, ये बनता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉक का मतलब फूड का जो मटेरियल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, ATP बनेगा। तीसरा जो फास्फोराइलेशन होता है वो होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। क्या होता है, तीसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ADP तो है ही है, इसमें क्या होगा, फास्फेट की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई एक सबस्ट्रेट है जिसमें फास्फेट है, तो ये तुम्हारा था, क्या था, सबस्ट्रेट था, ये वाला तुम्हारा था सबस्ट्रेट। इसके सबस्ट्रेट का फास्फेट अगर ये ले ले और ये बन जाए क्या, ADP से क्या बन जाए, ATP बन जाए, और ये X कंपाउंड बन गया, तो सबस्ट्रेट के लेवल पे जो फास्फोरेट के लेके बनाता है इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो ये तीन तरह के फास्फोराइलेशन होते हैं। इसको तुम ग्लाइकोलाइसिस में चेक करना कि कहाँ पे ऐसा बनता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन देखो, यहाँ पे हमको किसका पढ़ना है, लाइट के प्रेजेंस में चूंकि हो रही है, तो लाइट के प्रेजेंस में जो फास्फोराइलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। वो ये लाइट ड्राइवन एनर्जी की वजह से हो रही है ना फास्फोराइलेशन, उसको हम क्या कहेंगे, फोटो फास्फोराइलेशन। अब देखो फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, ये दो तरह का बता रहे हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी आउट ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जिसको ATP कहते हैं। स्पेशल सब्सटेंस ATP कैरी एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड। मतलब कि जैसे देखो फूड जो होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, इन सब में भी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी का रूप आसानी से यूज करने वाला नहीं है। इसलिए ये सारे एनर्जी के रूप जो होते हैं ब्रेकडाउन होकर ATP एक ऐसा एनर्जी सब्सटेंसेस बनाता है जो कि उसमें इस्तेमाल ये होता है। तो ATP बनाने में ये सब यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ATP सिंथेसाइज बाय द सेल
इन माइटोकार्डिया में भी एटीपी बनता है और कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है। तो ये दो बातें याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी इन फॉस्फोरेट प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं फोटोफॉस्फोरेशन। फोटोफॉस्फोरेशन क्या कहते हैं कि फोटोफॉस्फोरेशन प्रेजेंस ऑफ लाइट में जो है फोटोफॉस्फोरेशन हो जाए। उसके बाद जो होता है व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क इन ए सीरीज, फर्स्ट फोटो सिस्टम 2 एंड देन फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये दोनों सीरीज में काम करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अगर कह रहा है कि अगर ये जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें जो है PS2 पे काम कर रहा है और दूसरा PS1 काम कर रहा है, एक दोनों एक सीरीज में काम कर रहे हैं। अगर दोनों फंक्शनल है एक ही सीरीज में काम करते हुए तो इसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर केवल PS1 फंक्शनल है तो इसको कहेंगे हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो वही कह रहे हैं द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर इन जेड स्कीम। जैसा कि हम लोगों ने जेड स्कीम में देखा था, तो जेड स्कीम में हम लोगों ने क्या देखा था, जेड स्कीम में हम लोगों ने ये देखा था, देखो यहाँ क्या देखे थे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है फोटो सिस्टम 2 से डायरेक्ट वर्क कर रहा था, फिर फोटो सिस्टम 1 में जा रहा था, तो एक सीरीज चल रहा था ना इसमें दोनों। तो ये एक तरह का कैसा होगा, नॉन साइक्लिक हो गया। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ और जाके यहीं पे ख़त्म हो गया, किसी साइकिल बैक नहीं आया, तो इसको कहेंगे नॉन साइक्लिक। और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या बना, एटीपी बना। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एटीपी बना। देखो क्या लाइट केवल क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोटॉन पंप हुआ, उस प्रोटॉन के पंप होने की वजह से एटीपी बन गया। तो अल्टीमेटली लाइट की ही वजह से तो बना एटीपी, तो इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नॉन साइक्लिक वाला हो गया। तो नॉन साइक्लिक हो गया, उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ बनते हैं। देखो नॉन साइक्लिक में देखो यहाँ पे देख रहे होगे, तो नॉन साइक्लिक वाले में दोनों चीज़ें बन रही हैं। क्या बन रही है, देखो यहाँ पे एटीपी भी बन रहा है और साथ में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा था वो भी बन रहा है। तो नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट दोनों हो जाएगा, एटीपी भी हो जाएगा, NADPH2 भी हो जाएगा। तो ये नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो और अगर पूछा जाए कि साइक्लिक हो तब, तो ये बोथ ATP and NADPH2 आर द सिंथेसाइज इन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और जबकि कह रहा है PS1 इज द फंक्शनल इन द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फोस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इस वाले में अब जैसे यहाँ फोटो सिस्टम 2 था, इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये ऐसे आके इसको दे रहा था, लेकिन कह रहा है कि इससे कोई फंक्शनल से कोई मतलब नहीं, केवल यहाँ PS1 है। PS1 है तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो इधर NADP प्लस NADP प्लस से को तरफ भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा, ये ना तो इधर से इधर आ रहा है, ना तो इधर से इधर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसको गया फिर बैक आया, लेकिन इसमें एक चीज़ बन रहा है ATP, तो इधर जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा तो इसका रिडक्शन तो होगा ही नहीं। तो नॉन साइक्लिक जो साइक्लिक वाला होगा, साइक्लिक वाले में केवल क्या बनेगा, ATP। जबकि नॉन साइक्लिक में यहाँ से जाता तो ATP तो बन ही रहा था, साथ में ये भी बनना था NADPH2। अब ये पूछा जाए कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या दोनों में डिफरेंस हम बता सकते हैं, तो कहोगे दोनों में ये अंतर होता है, मेजर डिफरेंस जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, साइक्लिक बैक होता है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक वाले में जो हो गया, जैसे साइक्लिक वाले में क्या होगा, साइक्लिक वाले में जो होगा इलेक्ट्रॉन बैक आ जाएगा इसी में ATP में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है कि इसकी मूवमेंट की वजह से क्या बनता है, ATP बनता है। अब यहाँ पे जो है हमको ये देखना है कि ये PS1 और PS2 कहाँ कहाँ ऐसा होता है जो सीरीज में अरेंज होता है। तो एक तो ये होगा, अगर इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो उसको कहेंगे नॉन साइक्लिक। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा हट के ये इसमें है। देखो ये था तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट था, और यहाँ पे तुम्हारा था, ये था तुम्हारा थैलाकॉइड, और ये था थैलाकॉइड। ये क्या था, ये था तुम्हारा थैलाकॉइड, ये ग्रेनम था, और ये था तुम्हारा स्ट्रोमा लैमेली, और ये था, एक को क्या कहेंगे हम लोग, थैलाकॉइड। अब ये बताओ PS2 PS1 दो सिस्टम थे, PS2 और PS1, ये कहाँ कहाँ अरेंज होंगे। तो देखो ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हम जानते हैं कि सब जितने भी होंगे ये सब फ्लूइड में, स्ट्रोमा में नहीं होते, स्ट्रोमा में कुछ नहीं होता है, ये जो लाइट वाले होंगे उसी में होगा।
तो इस वाले में देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा में है, ये इसी वाले में कहीं ना कहीं फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 होगा। तो ये देखा गया है कि स्ट्रोमा लैमेली में केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट पाया जा रहा है। क्या, स्ट्रोमा लैमेली में केवल यहाँ पे जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन है, जो जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन के जो भी साइटोक्रोम वगैरह है, ये सब पाया जा रहा है किसमें, पीएस फर्स्ट में, यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेली में। ये देखा गया कि जो ये थैलाक्वाइड का है, इसको भी अगर हम, ये थैलाक्वाइड जो है, इसको हम जानते हो क्या कर सकते हैं, ग्रेना लैमेली भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रेना लैमेली। तो कंफ्यूज मत करना कि स्ट्रोमा लैमेली या ग्रेना लैमेली में क्या अंतर है। ग्रेना को ग्रेना लैमेली कर दे, चाहे स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थैलाक्वाइड भी इसको कर सकते हैं। तो ग्रेना लैमेली हो गया। ग्रेना लैमेली में क्या हम देखते हैं कि PS2 और PS फर्स्ट दोनों पाया जाता है। किसमें, ग्रेना लैमेली में। अब तुमसे कुछ पूछा जाए कि बताओ कि जो PS1 में ये होगा, तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यहीं पे चलता होगा कौन सा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ पे चलता होगा, और यहाँ पे क्या चलता होगा, नॉन साइक्लिक, क्योंकि दोनों एक सीरीज में है, और यहाँ पे सीरीज में नहीं है, इलेक्ट्रॉन बैक इसी में आ जाएगा। एक बात और है कि इस वाले में क्या कि नॉन साइक्लिक, जब इसमें साइक्लिक फ्लो चल रहा है, साइक्लिक फ्लो में NADP+ का रिडक्शन नहीं होता था, तो इसके वाला जो रिडक्टेज इंजाइम होगा, रिडक्टेज इंजाइम, ये अब्सेंट होगा। NADP+ रिडक्टेज इंजाइम जो होगा इसमें अब्सेंट होगा। और इस वाले में NADP रिडक्टेज इंजाइम भी होगा, दूसरा ATP भी बनेगा, और क्या बनेगा, NADPH2 भी बनेगा। तो ये समझ में आ गया कि स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना लैमेली में क्या अंतर है और कैसे ये अरेंज होते हैं। तो इसी को यहाँ पे ये देखो कि कितने अच्छे से इन्होंने समझा दिया है। व्हेन द फोटो सिस्टम इज फंक्शनल, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइजेशन अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पॉसिबल लोकेशन वेदर कुड बी हैपन इन द स्ट्रोमा लैमेली। यही है, साइक्लिक कहाँ पे होगा, तो ये यही कह रहे हैं कि स्ट्रोमा पॉसिबल लोकेशन इसका कहाँ होगा, ये होगा, स्ट्रोमा लैमेली में होगा। इसका पॉसिबल लोकेशन कहाँ हो सकता है, स्ट्रोमा लैमेली में हो सकता है। थोड़ा सा इधर कर दे, देखो यही पॉसिबल लोकेशन इसका क्या होगा, स्ट्रोमा लैमेली में होगा। वाइल मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्रेना, मतलब ग्रेना लैमेली किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ग्रेना लैमेली। ग्रेना लैमेली है बोथ PS1 PS2 स्ट्रोमा, PS1 PS2 स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक PS2, इसके पास PS1 ही होता है, 1 नहीं यहाँ लिखोगे। अब यहाँ लिखो PS जो सेकेंड होता है वो अब्सेंट होता है, लैक PS एज वेल एज NADP रिडक्टेज इंजाइम, ये भी नहीं होता है, देखो यही लिखे हैं हम लोग। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास द NADP बट साइकिल बैक टू फोटो सिस्टम कम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये बताया ना, इसमें यहाँ PS फर्स्ट तो होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ही केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसकी मेम्ब्रेन में होगा, देखो यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन है। द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली द सिंथेसिस ऑफ ATP, इसलिए इसमें केवल ओनली किसकी सिंथेसिस होती है, ATP की, नॉट NADPH2 की। NADPH2 की सिंथेसिस नहीं होती है, बट नॉट NADPH2। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर व्हेन द ओनली लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर। अगर मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे ये चल रहा है साइक्लिक, ये वाला चल रहा है, जैसे ये तो हमने समझ लिया। अब फोटो सिस्टम 2 जो है मैक्सिममली एजाज 680 कर रहा है, और ये 700 पे। अगर हम 680 का वेवलेंथ ना दें, इससे ऊपर का ही वेवलेंथ दे, 700 दे, 710 दे, तो केवल यही ना ऑपरेट होगा, तो उस समय क्या होगा, साइक्लिक बनेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइक्लिक से हमको क्या फ़ायदा होगा, तो साइक्लिक से घाटा नहीं है, साइक्लिक से फ़ायदा भी है। जैसे अगर सेल को ज़रूरत है किसकी, रिड्यूसिंग पावर की, किसकी, रिड्यूसिंग पावर की। अगर सेल को रिड्यूसिंग पावर की भी ज़रूरत है, साथ में किसकी ज़रूरत है, ATP की भी ज़रूरत है, तब तो समझ जाओ कि क्या चलाएगा ये चलाएगा नॉन साइक्लिक। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर भी चाहिए। लेकिन सेल को अभी रिड्यूसिंग पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, CO2 फिक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल को केवल क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस समय क्या करेगा, ये प्रिफर करना क्या पसंद करेगा, ये कहेगा कि केवल ATP बनाना है, तो क्यों उतना दूर तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे, साइकिल में कर दो और ATP सिंथेसिस कर दो, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिक फ्लो। तो सेल को अगर एनर्जी केवल चाहिए, ATP चाहिए, तब तो वो चलाएगा क्या, साइक्लिक। अगर उसको एनर्जी के साथ साथ रिड्यूसिंग पावर की भी जरूरत पड़ेगी तो वो होगा। दूसरा एक और कंडीशन हो सकती है, अगर बियॉन्ड 680 के हम वेवलेंथ के दे रेडिएशन, तो PS फर्स्ट ही केवल ऑपरेट होगा, उस समय भी साइक्लिक ही चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम लोग कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये एक ऐसी थ्योरी है कि एटीपी सिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट माना गया थ्योरी आज तक की है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। तो जब भी कभी पूछा जाए कि कीमोऑस्मोटिक थ्योरी किसके लिए होगा, तो कहोगे कि एटीपी सिंथेसिस करने के लिए होगा, और वो किससे जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़ा होगा। इसी को कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अगर हम डिफरेंस पूछे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इन सब में क्या अंतर होगा, इससे पहले थोड़ा जान जाओ, तो एक जगह हम लिख लेते हैं, कुछ कंपेयर कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन कुछ ना हो। जैसे एक जगह हम लिख ले क्या, साइक्लिक, और एक जगह क्या लिख ले, नॉन साइक्लिक। अब ये बताओ साइक्लिक में क्या होगा, तो क्या बनता है, केवल ओनली एटीपी, इसमें एटीपी भी बनता है और NADPH2 भी बनता है। दूसरा एक चीज़ और कर लेते हैं, और बताओ, और बता दो, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है साइक्लिक में, नो। तो यहाँ कहोगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर। पॉसिबल लोकेशन कहाँ हो सकता है, लोकेशन तो कहोगे कि स्ट्रोमा लैमिली, लैमिली में, और यहाँ पे स्ट्रोमा लैमिली में नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके बाद क्या होता है, O2 इवाल्व नहीं होता, इसमें O2 इवाल्व होता है। इसमें जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट ही केवल ऑपरेट करता है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम 2 भी ऑपरेट करता है ना। इस वाले में, इन साइक्लिक वाले में NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है, इसमें NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम होता है। वैसे बहुत से डिफरेंस है, आप अपने से भी लिख सकते हो अगर इतने कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको जो दिया था साइंटिस्ट वो इतने मतलब इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी बायोलॉजिकल सिंथेसिस करना है किसी भी, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट के टर्म में हम देखते हैं। किसके टर्म में देखते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट के टर्म में देखते हैं। तो देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, इस साइंटिस्ट का इनके नाम था, जो था P मिचेल थे। ये किसके इसको किसने दिया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, P मिचेल, P मिचेल, ये याद रखो। इन्होंने ये हाइपोथेसिस को पुट फॉरवर्ड किया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की थ्योरी को किसने दिया था, तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्योरी जो दिया था वो किसने दिया था, तो कहोगे P मिचेल ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार बस एक मेजर कॉन्सेप्ट जान जाओ कि इस थ्योरी के अनुसार एटीपी बनेगा, ये एक सुलझाए थे एटीपी। अब ये कहें कि एटीपी बनने को तो आप कह रहे थे फास्फोराइलेशन होता है, फास्फोराइलेशन। तो कहे कि ये बताइए कि अगर एटीपी तो दोनों तरह से होता है, फोटो फास्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो जो फोटो फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो क्या जो कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है फोटो फास्फोराइलेशन के लिए एप्लीकेबल होगा कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? तो आपको ये कहना होगा कि जो कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी था ये कंसर्न करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटो फास्फोराइलेशन के टर्म में भी आएगा और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के टर्म में आएगा। मतलब ये है कि अगर आपको एटीपी बनानी है तो कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी दोनों में काम आएगी, फोटोसिंथेसिस में भी और रिस्पायरेशन में भी। तो यहाँ पे हम लोग कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, सिमिलरली हम पढ़ेंगे किसमें, रिस्पायरेशन वाले में हम लोग पढ़ेंगे। इस थ्योरी के अनुसार बस केवल 4 बातें मेन थी। अगर ये 4 बातें होंगी किसी भी से जगह पे, ये 4 बातें अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ये 4 कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो वहाँ एटीपी बन जाएगा। वो 4 बातें क्या क्या थी बच्चों, तो वो बातें थी तुम्हारा, पहला तो चाहिए एक मेम्ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन जो सेपरेटिंग करें, दो चेम्बर को सेपरेट करें। दूसरा चाहिए एक प्रोटॉन पंप चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटॉन पंप चाहिए। तीसरा था प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। और चौथा था एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ATPase। ठीक है, अगर ये 4 बातें बायोलॉजिकल सिस्टम में कहीं भी एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्या होगा, वहाँ पे एटीपी बन जाएगा। अब कोई कहे कि चलिए जो है कि ये 4 सिस्टम हम दे रहे हैं, तो ये 4 सिस्टम अभी हम बता दे रहे दोनों जगह होती है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में भी होती है, जिसको हम कहते हैं कि अभी पढ़ रहे थे जेड स्कीम, फोटोसिंथेसिस में भी होती है। और दूसरा क्या होता है, रिस्पायरेशन में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन था और वहाँ पे क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन था, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये चारों बातें उसमें एग्जिस्ट करती है। जहाँ पे ये होगा वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ें बन जाती हैं। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी की बात क्या करते हैं कि कैसे वो होगा।
तो पी मिचेल ने ये बताया था कि देखो सबसे पहले क्या प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। पहली बात से आते हैं मेम्ब्रेन। तो देखो एक मेम्ब्रेन हो गया जो ए चेम्बर और बी चेम्बर को सेपरेट कर दिया। दूसरा जो प्रोटॉन पंप करने के लिए जो जो ये एक मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन जो था ए और बी चेम्बर को सेपरेट कर दिया। अब ए बी चेम्बर में इसी मेम्ब्रेन की वजह से आर पार हो पाएंगे। दूसरा प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन इधर, इधर भी H प्लस है, इधर भी H प्लस है, तभी तो पीएच निर्धारित हो रहा है। जितना जितना H प्लस होगा उतना ही कम क्या होगा, पीएच होगा। H प्लस जितना होगा उतना ही क्या होगा, कम पीएच होगा। तो H प्लस दोनों हो गया। तो प्रोटॉन अब ये कह रहा है कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब एक जगह ज़्यादा H प्लस होना चाहिए, एक जगह H प्लस कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा बी वाले चेम्बर में ज़्यादा H प्लस है। तो पहली बात तो हो गई, क्या हो गया, मेम्ब्रेन है हमारे पास। दूसरी बात क्या हो गई, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रोटॉन H प्लस ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो गया, ये हो गया। तीसरी बात क्या कहते हैं, तीसरी बात ये कहते हैं प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। तो प्रोटॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा, इसका तो पंप भी तो होना चाहिए। जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन पड़ा होगा, तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन में कोई ट्रांसपोर्टर तो होना चाहिए जो प्रोटॉन को पंप करे, प्रोटॉन पंप भी हो गया। चौथा होना चाहिए एटीपीएज एंजाइम होना चाहिए। तो यहीं मेम्ब्रेन में ही एक एंजाइम होगा जो एटीपी सिंथेसिस करेगा। ये इतनी बातें होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, अल्टीमेटली हम क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन उसका मेन कंसर्न किस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, उसका ये कंसर्न होता है कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमको किसको पंप करना है, प्रोटॉन को पंप करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो वो अल्टीमेटली वो इन टर्म में आता है कि प्रोटॉन की ग्रेडियंट बनाने के लिए, मतलब प्रोटॉन को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करे ताकि एक जगह ज़्यादा प्रोटॉन हो जाए, एक जगह कम प्रोटॉन हो जाए। तो इस वजह से वो क्या होता है, वर्क करता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या पढ़े, लाइट रिएक्शन में पढ़े जो जेड स्कीम वाले में था। तो उसी को अब देखते हैं कि कैसे पी मिचेल ने उसका इस्तेमाल करके बताया, और ये जो 4 क्राइटेरिया कैसे वो फुलफिल करता है, कौन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन इन 4 क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो कैसे ये कह रहे हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज, किस एंजाइम की वजह से होगा, एटीपीएज। एटीपीएज एक्टिव कब होगा, तो जब क्या होगा, प्रोटॉन का पंप होगा। प्रोटॉन क्या होगा, पंप होगा, मेम्ब्रेन होगा और प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तभी एटीपीएज एक्टिवेट होगा। इन द क्लोरोप्लास्ट द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को कि कैसे इन चारों चीज़ों की इस्तेमाल करके हम एटीपी बना सकते हैं, इस बात के लिए कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस था। लाइक इन रिस्पायरेशन, जैसे रिस्पायरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, जैसे रिस्पायरेशन में था वहाँ पे भी एटीपी सिंथेसिस होती है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, इस तरह यहाँ पे भी एटीपी सिंथेसिस लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब दो मेम्ब्रेन के ही इधर ए है मतलब बी, तो इसी में प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। दिस टाइम देयर इज द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। जैसे कि कौन सा था, ये था थोड़ा थैलाकोइड मेम्ब्रेन और यहाँ स्ट्रोमा था, और यहाँ पे इस बार मेम्ब्रेन क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। दिस इज वन डिफरेंट थ्रू द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टूवर्ड्स द इनसाइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन अधिक होगा तो ग्रेडियंट यहाँ ज़्यादा होगा। दैट इज इन ल्यूमेन, किसमें, थैलाकोइड ल्यूमेन में। इन रिस्पायरेशन के केस में इसका उल्टा होता, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रक्चर याद होगा। तो ये इनर मेम्ब्रेन था, ये इनर मेम्ब्रेन था, और ये यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आगे हम लोग, ये आउटर मेम्ब्रेन था, ये इनर। तो इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में हमने कहा था कि जैसे फोटो सिस्टम 2 ये सब लगे होते थे, यहाँ पे फोटो सिस्टम तो नहीं, बहुत साइटोक्रोम के जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, इसी इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होता है ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा वहाँ इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा, जबकि यहाँ पे किस में होगा, थैलाकोइड ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दोनों के केस में प्रोटॉन का जो होता है ग्रेडियंट अधिक है। इस वाले में प्रोटॉन इधर से इधर अंदर की तरफ मूव करेगा, इसमें अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ये बाद में अभी पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, देखो यही कह रहा है इन दिस पैरेंट प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब आउटर इनर के बीच में यहाँ एक्यूमुलेट होता है, जबकि यहाँ पे ल्यूमेन में। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, let's understand what cause the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process take place during the activation of electron and transport of energy step by step. Since अब ये सब लाइनें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, पहले इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं इस फिगर के जरिए। पहले एनसीईआरटी में इस फिगर को बहुत ही सिंपल कर दिया था, लेकिन अब बहुत ही अच्छे से बना दिया है इन्होंने।
देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये तुम्हारा था पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये था तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, ये था तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही तुम्हारा था क्या, थैलाक्वाइड, ये था तुम्हारा थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। और ये वाला जो जगह होगा, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, स्ट्रोमा होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही कई तो थैलाक्वाइड ऐसे लगे होंगे ऐसे ऐसे करके, तो थैलाक्वाइड, एक थैलाक्वाइड हम लोग देख रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो अब ये जो होगा, ये तुम्हारा किस में है, स्टोमा, ये फ्लूइड है, इसी में डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन इसी में होता है। इस वाले में क्या होगा, CO2 फिक्स होगा C6H12O6 में। तो स्टोमा में हमको क्या चाहिए, स्टोमा में हमको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए चाहिए रिड्यूसिंग पावर, ये चाहिए। तो स्टोमा में ही होता है CO2 6H12, ये बनता है। इसमें चाहिए ATP और चाहिए क्या, NADPH2, एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर चाहिए। तो इसका मतलब स्ट्रोमा में अगर ये होगा तभी होगा। तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, अभी ये इतना समझो स्ट्रोमा वाले में। अब यहाँ देखो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर हैं। सबसे पहले लाइट की एनर्जी आई यहाँ पे, देखो ये आई लाइट की एनर्जी, यहाँ पे भी लाइट की एनर्जी आई। लाइट की एनर्जी आई PS2 में भी, PS1 में भी आई। PS2 में जैसे ही लाइट की एनर्जी आई तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उसमें चल जाते हैं। यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्यू साइकिल, क्यूनोन साइकिल। क्या चलती है, क्यूनोन साइकिल। क्यूनोन साइकिल की खास बात ये होती है कि जैसे ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर भेजना है, दो प्रोटॉन को पंप कर देना है नीचे की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर भेजना है, ये क्या कर देगा, प्रोटॉन को नीचे पंप कर देगा। इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, यहाँ प्रोटॉन पंप कर देगा, तो पंप का काम करता है। उसको क्या होता है, इस वाले में जो क्यूनोन होता है PQ, फिर ये क्या होता है, PQH2 में चेंज हो जाता है। प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन, इन सब में ये चेंज होता रहता है। क्यू साइकिल की खास बात ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसपोर्ट करता है तो प्रोटॉन पंप कर देता है, बाहर से लेके अंदर कर देता है। तो यहाँ पे एक बात होगी। दूसरी होगी, इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से तो ये देखो नॉन साइक्लिक वाला दिखा रहा है, तो या क्योंकि इसमें NADPH2 भी बनाना है। लाइट आए यहाँ पे, वही लाइट यहाँ पे भी आए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक्सचार्ज हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हुआ तो सबसे क्यू साइकिल में गया। सबसे पहले क्यू साइकिल में जब गया तो प्रोटॉन जो स्ट्रोमा में थे, वो यहाँ स्ट्रोमा का प्रोटॉन जो होगा क्यू साइकिल के जरिए पंप कर दिया। देखो यहाँ पे पंप कर दिया, किसमें किसमें, थैलाक्वाइड ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में H+ क्या हो गया, बढ़ने लगा। एक तो यहाँ से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पंप किया तो कितना ये आया, 2 प्रोटॉन पंप हुआ। अब अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे तो कितना प्रोटॉन आएगा, 8 प्रोटॉन आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से क्यू साइकिल से गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आया साइटोक्रोम B6 में, फिर प्लास्टोसाइनिन में। इसको प्लास्टोसाइनिन, ये याद रखना कि कॉपर कंटेनिंग ये होता है प्लास्टोसाइनिन, और ये प्लग की तरह काम करता है। किससे, PS फर्स्ट और PS सेकेंड के प्लग की तरह। प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो PS2 PS1 के कनेक्टिंग का काम करता है। अगर पूछा जाए कि बताओ कि पॉसिबल लोकेशन ऑफ प्लास्टोसाइनिन किधर की तरफ है, तो कहोगे टूवर्ड्स द थैलाक्वाइड लूमेन। देखो इधर की तरफ है ना, इस पे जो फिगर बना है एकदम डिक्टो वही बताना है कि ये देखो ये टूवर्ड्स द किधर, थैलाक्वाइड लूमेन की तरफ है इसका रुझान ज़्यादा। और इसका जो फोटोलिसिस वाला फोटो सिस्टम 2, ये भी थोड़ा इधर ही की तरफ है। और जो ये इंजाइम है NADP जो रिडक्टेज वाला है, ये भी किधर की तरफ है, ये असल में इधर से है। तो ये भी किधर की तरफ है, स्ट्रोमा की तरफ ही है। तो स्ट्रोमा की तरफ ज़्यादा ये है, और ये वाला जो है किसकी तरफ, थैलाक्वाइड लूमेन की तरफ है। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसको कंटिन्यूस सप्लाई करनी थी किसको, तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से प्लास्टोसाइनिन में आए, दोनों को कनेक्ट कर दिया। प्लास्टोसाइनिन फिर इसको भेज दिया NADP, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, NADPH2 से ये क्या कर लिया, इसको जोड़ दिया। अब जब इसको जोड़ दिया तो ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट हुआ, तो कहोगे कि ये एक तरह का लीनियर ट्रांसपोर्ट हुआ। कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, लीनियर ट्रांसपोर्ट हुआ। तो यहाँ तक जो था, इसको हम लोग क्या बताए थे, ये यहाँ तक जो था ये क्या था, स्ट्रोमा था, ये था स्ट्रोमा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चला गया। इसके बाद क्या हुआ, इसी पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट थे, कैल्शियम, Mn और क्लोराइड, ये फोटोलिसिस हो गया। और मतलब 2H2O ब्रेक डाउन हुआ तो कितना प्रोटॉन आ गया, 4 प्रोटॉन आ गया। तो फिर H+ यहाँ बढ़ गया। तो H+ दो तरह से इसमें आया, थैलाक्वाइड लूमेन में दो तरह से आया। एक तो आया वाटर से और एक स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से आया तो मतलब 2 प्रोटॉन अगर नीचे आ रहे हैं तो 2 प्रोटॉन इसमें कम हो रहे हैं, 2 यहाँ बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किसका हो जा रहा है, प्रोटॉन का ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा प्रोटॉन हो गया यहाँ पे। मतलब क्या होने लगा, देखो ये तो बातें हो गई, प्रोटॉन आ गया। दूसरा क्या हो गया, यहाँ से इसके आ गया, एक इससे हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जितना जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, प्रोटॉन पंप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, प्रोटॉन पंप हो रहा है। और किसके जरिए प्रोटॉन पंप हो रहा है, तो क्यू साइकिल के जरिए, किसके, प्लास्टोक्यूनोन के जरिए।
और जो किसमें पहले PQ से किसमें चेंज हो रहा है, PQS2 में, वो क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन को पंप कर दे रहा है। 2 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे कितना प्रोटॉन पंप कर रहा है, 2। ये ऐसा इसलिए होता है, एक क्यू साइकिल चलती है, वो आगे हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। क्यू साइकिल में ये खूबी है उसकी कि क्यूनोन जो होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, सेमी प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोहाइड्रोक्यूनोन में। तो वो बात की बात है, बस आप इतना याद रखो कि क्यू साइकिल यहाँ चलती है, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, 2 प्रोटॉन पंप करता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे एक समय आ गया कि यहाँ हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो गया, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। जब H+ बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो pH क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, लो pH। देखो हाई H+, लो pH, तो लो pH हो गया, यहाँ पे pH कम हो गया, यहाँ पे pH क्या हो गया, हाई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, लो pH। इन्होंने क्या बताया था, किसने, पी मिचेल ने क्या बताया था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, इन्होंने ये बताया था कि देखिए जब भी कभी ATP बनानी होगी तो हमको एक इंजाइम चाहिए, ATPase, ये वाला देखो ATPase इंजाइम चाहिए, और ये क्या चाहिए, जो होगा ATPase मेम्ब्रेन में बाउंड होगा, उससे उसी में एक प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन जो होगा पंप करेगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन ये हो गया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन का ग्रेडियंट इधर ज़्यादा है, इधर कम है स्ट्रोमा में, और ये क्या, ATPase इंजाइम चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे आया, देखो ध्यान से, तो जैसे ही प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुआ तो ये प्रोटॉन पंप करेगा, अब आ जाएगा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स था ATPase, CF0 और F1 हो गया, ये दोनों, F0 इसमें धसा होता है, ये बाहर की तरफ होता है। तो किधर पूछा जाए, F1 का लोकेशन किधर की है, तो टूवर्ड्स द स्ट्रोमा, किधर की तरफ है, स्ट्रोमा की तरफ है। तो ATP जो सिंथेसिस होगी कहाँ होती है, स्ट्रोमा में, टूवर्ड्स द स्ट्रोमा, मतलब थैलाकॉइड से ही जुड़ा हुआ है लेकिन टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। और यहाँ पे पूछा जाए कि NADPH2 की सिंथेसिस क्या होती है, तो कहोगे ये भी स्ट्रोमा में, क्योंकि इसका जो लोकेशन होता है, यहाँ FNR जो एंजाइम है, इसका नाम होता है कि NADP फेरेडॉक्सिन NADPH2 NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। FNR का मतलब होता है फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। तो इसका लोकेशन किधर है, टूवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड में है, और NADPH2 भी कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में। अब ये कह रहे हैं कि कैसे ये ADP ATP बन जाता है, तो इसमें एक्चुअली एक तरह का रोटेशन होता है। देखो ध्यान से, अगर ये मान लो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जैसे कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और ये तुम्हारा ATP है। जब प्रोटॉन पंप करता है तो ये पास आता है इसके, तो जैसे एक प्रोटॉन पंप किया तो एक पास आया, 2 तो 3 4, जब 4 प्रोटॉन पंप हो जाते हैं तो ये जाके ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास चला आता है, और क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। तो पूछा जाए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या मदद करता है, तो कहो रोटेशन में मदद करता है, किसके, ATPase की रोटेशन करता है। कहोगे ADP यहाँ पे है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे है, प्रोटॉन एक पंप होगा तो थोड़ा रोटेशन होता है, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन। जैसे 4 रोटेशन होगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसे ऐसे होता है, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ है, एक रोटेशन में यहाँ आया, दूसरे रोटेशन में यहाँ आया, तीसरे में यहाँ आया, चौथे में ये पास आ गया, और क्या बन गया, ATP बन गया। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट किस मदद में किया, प्रोटॉन ग्रेडियंट किस मदद में किया, तो कहोगे कि ATP के रोटेशन, ATPase एंजाइम के रोटेशन में, जिससे क्या बन गया, ATP बन गया। यही प्रोटॉन ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट था। और जो स्ट्रोमा में सिंथेसिस, जो डायरेक्ट रिएक्शन में CO2 की रिडक्शन ATP चाहिए तो कहाँ था, यही था, ATP यहाँ यूज हो जाएगा। NADPH क्या होता है, स्ट्रोमा की तरफ, ये भी यूज हो जाएगा। ये है तुम्हारा पूरा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बहुत ही आसान है, क्या क्या फोटोलिसिस होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ पे क्यू साइकिल से 2 प्रोटॉन पंप करेगा, यहाँ पे NADPH2 बन जाएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, क्या NADP प्लस होगा। यहाँ एक बात और प्रोटॉन ग्रेडियंट में समझने की है, इसमें एक चीज़ और अगर चाहो तो समझ सकते हो। देखो ध्यान से, प्रोटॉन को हमको क्या, इस वाले सेक्शन में हमको यही करना था कि प्रोटॉन को कम करना था। तो ध्यान देखो, अगर हम इसके कंसर्न में करें तो जब यहाँ पे NADP से H+ जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, स्ट्रोमा से ही ना, तो अल्टीमेटली फिर H+ यहाँ कम हो रहा है। तो 3 तरह से H+ का जो होता है यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है। पहला किससे बन रहा है, तो पहला क्यू साइकिल से आ रहा है, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, ये। दूसरा कहाँ से है, दूसरा प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन इसमें किसमें हो रहा है, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है किससे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से।
फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, तो ये बढ़ गया। तीसरा क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन की कुछ कमी कर दीजिए, और प्रोटॉन की कमी कहाँ से होती है, तो NADP से NADPH2 बनाओगे तो 2 प्रोटॉन तो इसमें भी चाहिए, तो ये भी हो गया। तो कुल मिला जुला कि यहाँ प्रोटॉन अधिक कर देना है, यहाँ प्रोटॉन कम कर देना है, बस इसी को समझ लेना है। और ये था तुम्हारा क्या था ये, तो कुल समझ लिए हम लोग क्या कि ये जो था पूरा एक सीरीज ऑफ था वो, ये सब थैलाकोइड मेम्ब्रेन में थे। यहाँ से स्ट्रोमा और इसमें थैलाकोइड लुमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट चेंज करना था। प्रोटॉन के ग्रेडियंट चेंज करने के लिए क्यू साइकिल चली, क्यू साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन मूव किया प्रोटॉन पंप किया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी इसमें एक्यूमुलेट किया, और ये प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुआ। एक्यूमुलेट होने के बाद प्रोटॉन क्या किया कि ATPase के रोटेशन, जब तक रोटेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा, 1 2 3 4 रोटेशन हुआ, 4 रोटेशन से 1 ATP बन गई। अब तुम्हें ये याद रखना है, जैसे कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि 3 ATP भी होता है, तो 3 प्रोटॉन होता है, तो 3 प्रोटॉन तो यूज होता है होगा, लेकिन एक प्रोटॉन जो होता है उसमें कंज्यूम हो जाता है, तो अल्टीमेटली 4 ही प्रोटॉन यूज होता है। तो इस तरह से क्या है, स्ट्रोमा में ही तुम्हारा NADPH2 और ATP बन गया, और ये इसका जो पॉसिबल लोकेशन है टूवर्ड्स द किधर है ये। अब हम लोग NCERT की जो कम्प्लेक्स लाइन है उनको पढ़ लेते हैं शुरू से, कि क्या ये कह रहे हैं, जो अभी तक हम लोगों ने समझा है वो सही समझा है कि कुछ गलत समझा है। देखो, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, एकदम सही बात है, यही हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, द प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग वाटर एक्टिवेटेड विद इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, एकदम सही है, ये लाइन एकदम समझ में आ गई, ये तो हलवा की तरह हो गया। अगला, अब यहाँ पे एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फोटोसिंथेसिस में, ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें मूव करेगा, हाँ देखो यहाँ पे जैसे ही कह रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, मूव फोटोसिंथेसिस प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तुरंत प्रोटॉन क्यू साइकिल से इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इज द हाइड्रोजन कैरियर। देखो यही फिर आ गई बात, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्चुअली वो प्रोटॉन को पंप करने के लिए था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है तो यही लिख रहा है कि नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, एक्चुअली वो प्रोटॉन कैरियर है। जो प्लास्टोक्यूनोन है PQ, वो इलेक्ट्रॉन को लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 प्रोटॉन पंप करा, तो इलेक्ट्रॉन को तो कैरी कर ही है, अल्टीमेटली प्रोटॉन कैरियर है। हेंस द मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन्होंने यहाँ एक प्रोटॉन लिख दिया है, लेकिन जब तुम बुक्स और अच्छे पढ़ोगे जैसे तेज एंड जिगर इन सब, तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन की बात होती है, क्योंकि क्यू साइकिल की यही खास बात है। When this molecule passes on electron, its electron carrier on inner side of the membrane, जब molecules pass electron to the carrier inner side the thalocard membrane, the proton is released the inner side of the lumen side the membrane। वही बात करना कि जैसे जाएगा प्रोटॉन पंप हो जाएगा नीचे की तरफ। तीसरी बात क्या है, तीसरी सी वाली बात क्या कर रहे हैं, NADP रिडक्टेज, तो यह कहाँ था, ये मेम्ब्रेन था, यहाँ पे था NADP एंजाइम लोकेटेड स्ट्रोमा साइड, स्ट्रोमा की तरफ, along the electron that come electron acceptor PS1 से यही एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन नेसेसरी रिडक्शन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन जरूरी है, दीज प्रोटॉन आल्सो रिमूव फ्रॉम स्टोमेटा, वही तो स्टोमा से यही रिमूव होता है। तो जो लास्ट में हमने यही बताया ना कि देखो यहाँ पे कुछ न, यहाँ पे भी तो प्रोटॉन एक्यूमुलेट कर, यहाँ पे भी तो लो pH कर देता है। Hence within the chloroplast proton in the stroma decreases number, हो गया, अब ग्रेडियंट जनरेट हो गया, विच accumulation of proton this create the proton gradient across the thylakoid membrane as well as molecular decrease in pH of lumen, lumen में H+ बढ़ा, pH घटा। वाई आर दो इंटरेस्टिंग द प्रोटॉन, हम लोग क्यों प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट ही ATPase को रिमूव कराता है, रोटेट कराता है, रोटेट कराने की वजह से ATP बन जाता है। द ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेक डाउन द ग्रेडियंट, जैसे ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया, जब ये मूव करेगा तो जो ग्रेडियंट कम होगा, जो एनर्जी है ग्रेडियंट में वो यूज हो जाएगा रोटेशन में, वो चक्र की तरह ऐसे घूमता रहेगा और हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ ATP, द ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, जैसे ही मूवमेंट ऐसे करेगा तो एनर्जी जो प्रोटॉन है वो कम होने लगेंगे, लेकिन उसका एनर्जी यूज हो जाएगा रोटेशन में ATPase के। मेम्ब्रेन थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल CF0 से क्या करता है, ATPase सिंथेज जो होता है वहाँ से पास होता है चैनल से। ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, CF0 एम्बेडेड इन द CF0 एम्बेडेड होता है, दसा होता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जो प्रोटॉन पंप होता है ये याद रखना है, जो ये वाला था ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है। कौन सा प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन देखो यहाँ से पंप होकर यहाँ पे आया ना, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं,
यहाँ फिर आ गए हम लोग कहाँ पे, हाँ ये हो गया। द प्रोटॉन क्रॉस द मेम्ब्रेन द आउटर पोर्शन ऑफ CFG1 प्रोट्रूटेड आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आउटसाइड द फेस ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की तरफ फेस किया रहता है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट का इनफ एनर्जी तो काज द कन्फर्मेशनल चेंज, मतलब रोटेशन CF1 पार्टिकल, और किसका होता है CF1 पार्टिकल का है ATP सिंथेस, CF0 का नहीं होता है, वो तो धसा होता है। विच मेक द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मालिक्यूल्स ऑफ ATP पैकेज। बस यही था तुम्हारा। तो कीमोऑस्मोटिक क्या क्या चाहिए था, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। एनर्जी यूज्ड प्रोटॉन पंप across the membrane to create the gradient high concentrated proton within the thylakoid lumen. ATP synthesis has been channel that refuse the proton back the membrane, release the enough energy, activate the ATP synthesis। किस वजह से, रोटेशन की वजह से एक्टिवेट कर रहा है। catalyze the formation of ATP along the NADP reductive movement of electron, the ATP will immediately biosynthesis। अब वो ATP तुरंत यूज हो जाता है किसमें, बायोसिंथेसिस में, और NADPH2 रिस्पॉन्सिबल CO2 फिक्सेशन एंड सिंथेसिस। यही था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कितना आसान था, है ना। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ATP जो प्रोडक्ट और लाइट रिएक्शन था NADPH2 और ATP, अब कहाँ ये दोनों यूज होते हैं। तो ये दोनों हम जानते हैं कि इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, तो ये यूज होंगे किसी CO2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। तो अब यही हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, वेयर द NADPH2 जो है क्या होता है, रिड्यूस होता है, या यूज कहाँ करने में यूज होता है, किसको रिड्यूस करने में यूज होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अब ये डार्क रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो हो गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया है, पी मीटर की हाइपोथेसिस भी देख लें, ATP भी बना लिए। अब देखते हैं वेयर ATP and NADPH इज यूज। वी लर्न द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP and NADPH O2, ये तो बनता है, O2 डिफ्यूज कर जाता है वाटर, ATP यूज टू ड्राइविंग द सिंथेसिस बायोकेमिकल, बायोसिंथेटिक फेज में आ जाता है कौन कौन, ये NADPH ATP। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। वही कह रहा है कि बायोसिंथेटिक पाथवे है, या जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो डाइट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा इसलिए है कि जैसे अगर पत्ती है, कोई मान लो लीफ है, और इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्च का टेस्ट कर रहे हो, लाइट रहे तब भी टेस्ट कर रहे हो तब तो है, लेकिन लाइट जब सप्लाई काट देते हो तो कुछ देर तक भी क्या होता है, जैसे कि अब ध्यान से देखो, अगर लाइट है तो यहाँ पे क्या बनना है, लाइट रिएक्शन से ATP NADPH2 बनना है। तो मान लो इसने क्या किया, 20 मॉलिक्यूल बनाए दोनों के, किसके ATP NADPH की 20 मॉलिक्यूल बनाए। तो जैसे ही लाइट कट कर दिए और ये दोनों यूज हो रहे हैं CO2 से C6H12O6 बना रहे हैं, जो अल्टीमेटली स्टार्च बन रहा है। तो जैसे ही लाइट का सप्लाई कट किए तो 20 में से ये यूज कर रहा था ये वाला रिएक्शन, तो इसने मान लिया अभी 10 ही यूज किया है, तो लाइट सप्लाई कट कर दिए तब भी तो अभी 10 बचा है ना, 10 कुछ समय तक तो यूज होगा। इसलिए लाइट तुरंत कट करने के बाद स्टार्च टेस्ट करोगे तब भी स्टार्च पॉजिटिव बताएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि जो ATP है धीमे धीमे कंज्यूम हो रहा है ना, ATP NADPH कंज्यूम हो रहा है, तो कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव सिंथेसिस होती रहती है डार्क रिएक्शन। तो ये अल्टीमेटली ये कहा जाएगा लाइट रहे चाहे ना रहे ये रिएक्शन चलेगा, बस अगर तुम सप्लाई जो ज़्यादा से ज़्यादा ATP NADPH2 बनाए रहो। क्लियर है। बिकॉज CO2 H2O अंडर द हाउ डू वर्डिफाइड इट इज सिंपल इमीडिएट लाइट आफ्टर, यही कह रहे हैं कि अनबिलीवेबल अनअवेलेबल, अगर लाइट नहीं है तो बायो सिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यूस कुछ समय के लिए चलता है, एंड देन स्टॉप, तब स्टॉप होगा जब तक ये पूरा यूज ना हो जाए। तो लाइट इज मेड अवेलेबल फॉर स्टार्ट अगेन, वही है। वी हेंस से द डार्क रिएक्शन इज द मिसनॉमर, यस ये है ही है, क्योंकि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं केवल डार्क में हो। लेट अस नाउ सी द हाउ ATP and NADPH यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज, कैसे यूज होता है। वी सा द CO2 इज कम्बाइंड विद वाटर, ये तो जान ही रहे हो, और प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट शुगर। इट वाज इंटरेस्टेड टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट दैट दिस रिएक्शन प्रोसीड और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द CO2 टेकन इन द रिएक्शन फिक्स्ड। सब लोग बड़े इंटरेस्टिंग ये थे, ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे चल रहा है, ये सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग ये थे कि पहला प्रोडक्ट जो इससे बन रहा है CO2 को फिक्स करने पे, ये CO2 जा कहाँ रहा है, किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे CO2 हो रहा है, CO2 किस कंपाउंड में, क्या 2 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है कि 1 कार्बन का कंपाउंड बना है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट था उस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान था, फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का था कि 3 कार्बन का कि 4 कार्बन का कि 5 कार्बन का, इस सब बातों पे क्या बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो अगर 1 कार्बन का होगा तो यहाँ सबस्ट्रेट केवल यही होगा, अगर 2 कार्बन का होगा तो जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट कोई 1 कार्बन का और कंपाउंड होगा, 3 कार्बन का होगा तो 2 होगा, 4 कार्बन का तो इस तरह से होगा। ये ऐसा अज्यूमिंग था कि हाँ पहले हम लोग ऐसे करते। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार, तो ये सब चेक करना हो अगर हमको कि अब 2 कार्बन का कंपाउंड सेल में 50,000 है मान लो, तो 2 कार्बन कंपाउंड में मेरा जो CO2 था किस वाले, इस वाले 2 कार्बन कंपाउंड में है कि इस वाले में, तो हमको टेस्ट करना है। तो हम क्या किए, रेडियो लेबल्ड कर दिए, किसको, इस वाले को, अपने कार्बन को।
अब हम देखें कि इस वाले में आया तो हम कहें कि ये वाला जो कार्बन 2 कार्बन कंपाउंड है इसी में हमारा है, इसी यही पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। तो रेडियो लेवल्ड हम यूज करते हैं किस लिए कि अब जैसे अगर 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो हम इसको चेक करेंगे रेडियो लेवल चेक करके कि हमारा जो 3 कार्बन कंपाउंड तो बहुत से हैं, तो 3 कार्बन कंपाउंड को हमको चेक करना है कि किस में गया है, तो हम रेडियो लेवल कर दें, जिसमें जाएगा रेडियो एक्टिविटी से देख लेंगे कि हाँ ये जो है ऑटो रेडियोग्राफी करके हाँ यहाँ पे हमारा कंपाउंड बना। इससे हम बायोकेमिकल पाथवे डिटरमाइन करते हैं। आज भी ये चीज़ें बहुत एक्टिवली होती है और पहले तो मान लो हुई है, तो ये दिखाई गई। इस तरह से हम लोग पौधों को हम ढूंढे कि पौधों में कुछ होता है CO2 फिक्सेशन जो होता है वो क्या होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो कार्बन का जो 14 होता है वो यूज करते हैं। तो देखो जैसे जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसमें रेडियो आइसोटोप जो होता है सेवरल पुट फॉरवर्ड रेडियो जो था वो यूज हुआ था। तो रेडियो आइसोटोप क्या बेनिफिशियल यूज उसका ये हुआ कि मेल्विन केल्विन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का एल्गल फोटोसिंथेसिस में कि कहाँ जा रहा है प्रोडक्ट। तो वो पाए थे कि कार्बन जो रेडियो लेबल्ड करने के बाद देखे थे कि ये जो एक 3 कार्बन के कंपाउंड में जा रहा था। कितने कार्बन कंपाउंड में? 3 कार्बन कंपाउंड में। इसी में जो था 3 कार्बन कंपाउंड में था, उस कार्बन का कंपाउंड का नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA, इसको कहते हैं PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक या ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड या उसको कहते हैं PGA। उन्होंने ही बताया कि ये देखो हमारा जो कार्बन वाला है वो यहाँ 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 जा रहा है, पाथवे बताया। और CO2 फिक्सेशन का इसको कहते हैं केल्विन साइकिल। तो किसने किसने दिया? केल्विन मेल्विन ये सब दिए थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। अब ये पूछा जाए कि चलो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रेडियो लेवल से हमको पता चल गया कि कितना कंपाउंड था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पता चल गया। तो अब लोगों ने पूछा कि तब तो बहुत लोगों का ध्यान अब ये था कि जब CO2 को फिक्स कर रहे हैं तो ये कितने कार्बन बनना? 3 कार्बन का। तो जाहिर सी बात है 3 कार्बन जब बन रहा है तो यहाँ पे 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा जो 1 कार्बन CO2 के कंपाउंड से ये जुड़ के 3 कार्बन बना रहा है। लेकिन बाद में ये कई सालों तक ऐसे ही चला कि 2 कार्बन का होगा 2 कार्बन का होगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, एक्चुअली ये 2 कार्बन का नहीं था, ये 5 कार्बन का कंपाउंड कोई था। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये बता रहे हैं कि हमको चाहिए प्रोडक्ट 3 कार्बन का और यहाँ सबस्ट्रेट में इन्होंने 5 कार्बन 1 कार्बन CO2 ये दे दिया, तो ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है। बाद में फिर इसी डिस्कवरी होती रही, ये बताया गया कि दोनों को मिला के 6 हुआ और 3 ही कार्बन कंपाउंड का बनेगा और ये दो मॉलिक्यूल बनेगा। तब जाके ये कन्फ्यूजन दूर हुई कि वास्तव में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर रेडियो लेवल ना आता तो हम ये सब बता नहीं पाते। फिर कुछ पौधों में ये देखा गया कि ये जो 3 कार्बन बन रहा था उसकी जगह पे कुछ पौधे में उसके एनाटॉमी भी बहुत डिफरेंस थी और वो जो प्रोडक्ट बनता था वो 4 कार्बन बनता था। तो हुआ कि ये तो अलग ही बात हो गई। इसके लिए फिर CO2 एक्सेप्टर जो होता CO2 का कितने कार्बन का होगा, तो फिर यहाँ पे हुआ कि ये भी 5 कार्बन का होगा, तो कहें नहीं ये भी नहीं। तो इसको बाद में पता चला तो ये होता 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का तो ये जो हो गया 4 कार्बन का। कहीं ये तो बड़ा सही था, लेकिन ये वाला तो बड़ा कन्फ्यूजिंग था ना, 5 से 6 हो जाता, 3 के 2 कर देते। तो इस तरह से हम क्या कहें, जिस पौधे में पहला कार्बन CO2 को फिक्स होने पे 3 कार्बन बनता है उसको कहते हैं C3 प्लांट। जिस पौधे को कहते हैं, पौधे को C3 प्लांट कहते हैं और जो भी पाथवे चलता है उसको C3 पाथवे कहते हैं। और दूसरा जो जिसमें C4 चलता है, C4 प्रोडक्ट बनता है उसको C4 प्लांट कहते हैं और C4 पाथवे कहते हैं। ये जो C3 प्लांट होता है ये मोस्ट डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट में पाया जाता है, ये कुछ में पाया जाता है C4 प्लांट। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि CO2 फिक्सेशन जो होता है उसमें मदद कौन किया था? मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले एलिब्रेट किया था। वो भी वर्ल्ड वार जो सेकेंड के बाद जो रेडियो एक्टिविटी का जो था उसका बेनिफिशियल यूज करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि नहीं 4 कार्बन का भी बनता है और उसके लिए कुछ एनाटॉमिकल डिफरेंसेज होते हैं। अब देखो ये है, यही सारी बातें हैं जो scientists try to other plant PGA first CO2 fixation whether the plant from the plant experiment conducted wider range, बहुत से किए गए। तो 4 कार्बन का देखा गया कंपाउंड था, कौन था? ऑक्जेलोइस्टिक एसिड। तो 3 कार्बन का क्या था? PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 4 कार्बन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो ऑक्जेलोइस्टिक एसिड था, तो इसको C3 पाथवे, जिसमें 4 कार्बन को C4। दिस 2 प्लांट ग्रुप ऑफ प्लांट्स को एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक विल डिस्कस लेटर, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे द प्राइमेटिव CO2 एक्सेप्टर, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों आज लोग पूरा? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें ये कीमोऑस्मोटिक थ्योरी समझ में आ गया तो रिस्पायरेशन के एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इतने 4 बातों को याद रखना है, प्रोटॉन पंप, ATPase
और क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक मेम्ब्रेन। ये चारों चीज़ें अगर होंगी तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वर्क करेगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पाथवे क्या है, कौन कौन सा पाथवे होता है, किस तरह से होता है, जेड स्कीम क्या होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, PS1 का पॉसिबल लोकेशन कहाँ है, NADP रिडक्टेज एंजाइम के लोकेशन पॉसिबल कहाँ है, ATP की सिंथेसिस टूवर्ड्स द किधर होता है, स्टोमा की तरफ की ग्रेनाइट की तरफ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।